अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। इंतहाई दिलचस्प बात है कि जब भी कोई बात होती है तो ज़्यादातर बात हमेशा हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत की कारकर्दगी क्या, इस पर ज़्यादा बात होती है। लेकिन बड़ा डिफरेंट रहा है पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ महीनों का सिनेरियो, जहाँ पर PDM क्या सोच रही है, क्या कर रही है, क्या करने जाएगी, ये ज़्यादा बड़ा मौजू रहा और इस पर ज़्यादा बात होती रही। और फिर आज बिल आखिर हम देख रहे हैं कि ख़ुद पीपल्स पार्टी के लोग, PMLN के लोग बड़ी हद तक एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। और अगर ये कहा जाए कि अब PDM का जनाजा निकल चुका है तो ये गलत नहीं होगा। शो कॉज नोटिस किया गया PDM की जानिब से ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी ने इस बात की तस्दीक की और साथ ही ये भी कहा है कि वो इसका जवाब नहीं देंगे, और फिर ये भी कहा है कि वो भी बदले में शो कॉज नोटिस करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM की जमातों को। तो इस वक्त सूरत हाल यहाँ तक आ चुकी है। फिर अलग-अलग बेंचेस मांगने की बात, सेनेट में अलग ग्रुप्स बनाने की बात, तो अब अपोजिशन में भी अपोजिशन हो रही है और इसका बड़ा बरमला इजहार किया जा रहा है। तो इस वक्त जो बड़ी खबर है, जो बड़ी डेवलपमेंट है, वो PDM के हवाले से है और उसकी टूट फूट के हवाले से, उसके अलहदा होने के हवाले से है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस पर बात करें, लेकिन यकीनन जो हुकूमती कारकर्दगी है उस पर बड़े खुलकर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुख्तलिफ इशूज़ थे जो ज़ेर बहस आए, उन्होंने उनके जवाब दिए। दिलचस्प बात ये थी कि क्या महंगाई में पाकिस्तान की आवाम घबरा लें। उन्होंने ये भी ज़रूर ज़िक्र किया कि वो एक जहाद है जो कर रहे हैं, अवाम जहाद में उनका साथ दें। इस पर मरियम साहिबा का जो ट्वीट है वो ये कि इमरान खान साहब पर फतवा लगना चाहिए कि वो इस सारे मामले को जहाद कह रहे हैं। दीगर मुख्तलिफ मामलात भी हैं जो ख़ासी अहमियत के हामिल हैं। मैं चाहूँगा इन मामलात पर हम बात करें और किस तरह से आम आदमी को रिलीफ मिल सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस पर भी ज़रूर हम गुफ्तगू करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तारिक पीरजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और नसीम सिद्दीकी साहब हमें कुछ ही देर में स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। सलमान आबिद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर, सबसे पहले PDM पर बात कर लें। बहुत बात होती रही और अब जब जनाजा निकल रहा है PDM का तो तब क्यों उसका जिक्र छोड़ा जाए। शो कॉज नोटिस हो रहे हैं, एक दूसरे पर खुलकर बातचीत की जा रही है, अलग-अलग बेंचेस मांगे जा रहे हैं। मज़ीद अब क्या होना बाकी रह गया है? इज़ इट दी एंड या कुछ और भी है इसमें? देखिए, अमली तौर पे तो PDM जो है वो अपनी अफादियत अब खो चुका है। अब इस मुर्दा जिस्म में जब तक आप इसके साथ चिमटे रहेंगे, इसके अंदर से ताफून ही फैलेगा, कोई यकजहती का मामला तो सामने नहीं आ सकेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी और PMLN ने अपनी अपनी राहें जुदा कर ली हैं और दोनों की हिकमत अमली में अब ज़मीन आसमान का फ़र्क हम देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो PDM के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, वो भी सियासी तौर पर काफ़ी तन्हाई का शिकार हो गए हैं। यानी वो दो बड़ी जमातों के अंदर एक पपेट शो के तौर पर मौजूद है और वो उस तरह से बतौर सदर परफॉर्म नहीं कर सके जैसे उनको करना चाहिए था। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए, पीपल्स पार्टी ने बड़ी खूबसूरती से अपने कार्ड खेले, इस्टेब्लिशमेंट को अपने हक में इस्तेमाल किया और इस्टेब्लिशमेंट से वो बेनिफिट लेने की कोशिश की जो वो चाहते थे, और काफ़ी हद तक उनको रिलीफ भी मिल रहा है किसी न किसी शक्ल में। यानी आज PMLN के मुकाबले में पीपल्स पार्टी जो है वो ज़रा सेफ जोन के अंदर खड़ी नज़र आती है। अच्छा, अब PDM जो है उसको अगर लेके चलना है तो पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी को लेके चलना है तो फिर पीपल्स पार्टी की शराइत पे मफाहमत का कार्ड खेला जाए, और अगर पीपल्स पार्टी को लेकर नहीं चलना तो फिर ये जो PDM है ये माइनस पीपल्स पार्टी क्या परफॉर्म कर सकेगी, एक बात। क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर भी तकसीम है। यानी जो लड़ाई पीपल्स पार्टी ने खेली है उसी लड़ाई के कुछ ताने बाने हमें PMLN के अंदर शहबाज शरीफ ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में नजर आते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त टक्कर लेना नहीं चाहते। एक बात जहन में रखिएगा। दूसरी बात यह है कि अब PMLN जो है वो किस हद तक अपने आप को एक रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स में लाएगी, वो एक अलग सवाल है। बिल्कुल सही सलमान आबिद साहब, पॉइंट आपका आ गया। मैं जरा तारिक पीरजादा साहब की जानिब बढ़ना चाहूंगा। तारिक पीरजादा साहब, कैसे देख रहे हैं आप? अब क्या अपनी अपनी लड़ाई होगी, पीपल्स पार्टी अलहदा होगी और फिर माइनस पीपल्स पार्टी JUIF और PMLN कोई पॉसिबल थ्रेट रहेंगे, या बजाय अब ये मामला खत्म हो गया? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी तारिक पीरजादा साहब। देखिए, बात ये है कि सलमान ने बड़ी वजाहत से बात की है और मैं भी कहूँगा कि उधर उनके अल्फाज ज़रा दूसरे थे।
कि देखिए ना, मुर्दे की लाश सड़क पर रखकर कितनी देर तक नौगरी हो सकती है। ये इसको दफनाना ही पड़ता है। तो आपने तो अपने इब्तिदाई में ये कहा कि इनका जनाजा निकल चुका है, लेकिन इनको दफनाने की भी जरूरत है। तो ये खुद ही अपनी तदफीन में मसरूफ है इस वक्त, और उसका बड़ा अजीब व गरीब मंजर है। और एक तरफ तो इसे आप जमहूरियत का हुस्न कह सकते हैं तंजिया अंदाज में, कि जनाब देखें कितनी जमहूरियत है मुल्क में, पार्टियां अपने आज़ादाना फैसले कर रहे हैं। इमरान खान की पार्टी, वजीर आज़म इमरान की पार्टी अपने फैसले कर रही है, हिज़्ब इख्तिलाफ भी अपने फैसले कर रही है, और अब किसी तीसरी कुव्वत का इसमें कोई दखल नहीं है। अगरचे बहुत से लोग कहेंगे नहीं जी दखल तो है, लेकिन मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो पीडीएम का जनाजा जिसका आपने जिक्र किया था, या मैं नवागरी कह रहा हूँ मुर्दे की, देखिए जब बहुत सी पार्टियां इकट्ठी होती हैं, खासतौर पर दो बड़ी पार्टियां मुल्क की, एक का नाम नून लीग, दूसरी पीपल्स पार्टी, तो उसमें मसला ये है कि आप ये कैसे कर सकते हैं कि अपनी पार्टियों की क़यादत एक छोटी पार्टी के सरबराह के हवाले कर दें, जो कि असेंबली की रुकनियत में भी कभी से भी आरास्ता नहीं है। ये एक बात है। चुनांचे ऐसा शख्स जो है वो अपना इख्तियार या अपनी अथॉरिटी वो किस तरह इस्तेमाल कर सकता है सबको इकट्ठा रखने के लिए। चुनांचे जो बहुत सी बातें जिन पर बहुत से लोगों की नजर गई होगी, मेरे नजदीक इस सानहे में जिसका हिज़्ब इख्तिलाफ शिकार है, इंतशार, टूट फूट और अब तकरीबन इन्हदाम और इख्तिताम, तो उसमें बड़ा दखल ये है कि वो क़यादत जिसके शख्स के हवाले की गई थी वो एक नाम नेहाद मजहबी शख्सियत था, सेकुलर आदमी है बुनियादी तौर पर फजलुर रहमान साहब। वो मजहब का ज्यादा नाम भी नहीं लेते अगर आप गौर करें उनकी तर्ज सियासत पर। चुनांचे उन्होंने बहुत कोशिश की अपनी शख्सियत को बढ़ाने की, बिल्कुल सही साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपकी बात मुझ तक पहुंच गई। एक ब्रेक की जाने बढ़ना, और आप की बात से एक और बात करता चलूं। इस वक्त एहसन इकबाल साहब का एक स्टेटमेंट जहां पर वो ये कह रहे हैं कि बिलावल साहब की उतनी उम्र नहीं है जितना हमारा सियासत में तजर्बा है, और यही बात बिल्कुल बैठती है मरियम साहिबा पर जिनको उन्होंने क़यादत दी हुई है, उनसे भी उनका कई ज़्यादा तजर्बा है। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर नसीम सिद्दीकी साहब का इस मामले पर पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, और उसके बाद हम जो इमरान खान साहब अवाम से मुखातिब हुए उनके सवाल जवाब, उस पर मैं चाहूँगा हम बात करें। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। बात कर रहे थे हम पीडीएम के हवाले से, और इस वक्त जो शो कॉज हो रहे हैं, एक दूसरे पर बयानात दिए जा रहे हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, आपकी क्या राय होगी, कैसे देख रहे हैं? हम इस पर बात करते आ रहे हैं, इसकी फॉर्मेशन से लेके अब इसके टूटने तक। अरसलान साहब, आप देखें कि ये जो अपोजिशन का सारा गठजोड़ बना था, इसमें सब ने ये कहा कि 9 पार्टियां हैं, लेकिन 9 पार्टियों के शायद मुझे भी नाम नहीं पता और आपको भी नाम नहीं पता। 3 इसमें प्रोमिनेंट थे, मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी और नून लीग। अब इसके अगर हाल के बारे में पूछा जाए तो एक दफ़ा एक शख्स के माथे पे गोली लगती है और उसका इंतकाल हो जाता था। जब उसको लोग देखने आ रहे थे, उसका जनाजा, उसकी मुँह दिखाई हो रही थी, तो एक शख्स ने कहा कि शुक्र है आँख बच गई है। तो वही बात इस वक्त पीडीएम की है कि उनका शिराजा तो बिखर चुका है। एक बहुत बड़ी पार्टी जो है वो टाइमली उसने बेनिफिट लिया है मौके की नज़ाकत देखते हुए, और वो साइड पे हो गया है और पीछे बाकी लोग हाथ मलते रह गए। नून लीग इसमें सबसे बड़ा लूज़र है, क्योंकि जिस तरह मरियम नवाज़ बढ़ बढ़ के आपने देखा है कि पीडीएम के जलसों में तकरीर करती थी या उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह वो दहाड़ती थी या चिंगाड़ती थी, और मियाँ नवाज शरीफ वहाँ से बैठ के इदारों के ऊपर हमला करते थे, आपने उसका भी नतीजा देख लिया। और पीडीएम उससे बढ़कर लाड़काना वो गई थी गढ़ी खुदा बख्श, वहाँ पर उनकी तकारीर थी। पीपल्स पार्टी तो उस तरह इनके ग्राउंड में उस तरह से नहीं आई, मुश्तरका जलसे रहे, लेकिन ये तो खुसूसी तौर पर गई, वहाँ स्टे किया, फिर उसमें खिताब किया, फिर भाई बहन करार दिया। जी तो मरियम साहबा की तरफ से ज़्यादा वार्म थी। बिल्कुल अरसलान, आपने देखा था कि जब मुशर्रफ दौर भी आया था तो उस वक्त के जो एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन थे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के, सैफुर रहमान साहब, उन्होंने जरदारी साहब से माफ़ियाँ मांगी थी जेल में, मियाँ नवाज शरीफ ने माफ़ियाँ मांगी थी। उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, लेकिन जब पाकिस्तान में ये वापस आए हैं और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो जरदारी साहब अपने लफ्ज़ों से बदल गए। जब गिलानी साहब के बारे में नाहली का रेफरेंस चल रहा था तो नवाज शरीफ कालाकोट
पहन के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे। तो ये मफादात की जंग है। ये सियासत में ऐसे ही होता है कि मफाद परस्ती, मौका परस्ती। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में शामिल होकर जो ही उनको मौका मिला है उन्होंने वहाँ से गेन कर लिए। वो विनर पार्टी है इस वक्त अपोजिशन की, और नून लीग जो है वो एक लूज़र पार्टी है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है पीडीएम के टूटने से वो नून लीग। बिल्कुल सही। मैं सलमान आबिद साहब की जानिब बढ़ूंगा। आबिद साहब, दूसरे मामले पर आते हैं। वो जो इमरान खान साहब ने अवाम की कॉल्स ली, उनसे बातचीत की, तमाम तर इशूज़ मोर और लेस एड्रेस किए, इस पूरी एक्सरसाइज को आप कैसे देखते हैं? क्या इसके पीछे मंतक क्या है, लॉजिक क्या है? ये काम एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब ने भी करने की कोशिश की थी। इससे क्या कोई ये समझाता है कि कनेक्शन अवाम से बिल्डअप होता है या वो एतमाद बढ़ता है? क्या वजह क्या है? मैं तो ये जानना चाहूँगा सर। देखिए, एक कोशिश होती है कि आप लोगों से बराह रास्त उनके बात सुन सकें कि वो हुकूमत के बारे में क्या राय रखते हैं, ताकि क्योंकि जो हुकूमत के अंदर मुशीर होते हैं, वज़ीर होते हैं, हुकूमती जमात के लोग होते हैं, वो अमूमी तौर पे शीशे के घर में बैठे होते हैं। उन्होंने वो बाहर की चीज़ें प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताते जो बाहर लोग भुगत रहे होते हैं। अब आप देखिए ना, कल की भी अगर आप उनकी टेलीफोनिक कॉल्स देखें तो मजमूई तौर पे लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है हुकूमत की परफॉर्मेंस के कॉन्टेक्स्ट में। और बड़ी दिलचस्प बात यह है, और हमें इस पे प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट देना पड़ेगा, कि प्राइम मिनिस्टर भी ऑनेस्टली ये एडमिट करते हैं कि इस वक्त जो सीरियस क्राइसिस है वो गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में है, वो इकॉनमी के कॉन्टेक्स्ट में है, वो डिलीवरी के कॉन्टेक्स्ट में है, वो सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में है। और वो बार बार उनको ये कहते हैं कि देखिए हम एक दुरुस्त ट्रैक के ऊपर आ गए हैं, आप हमारा साथ दें, हम एक इस वक्त जो है आपको ज़्यादा रिलीफ देने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी जो चैलेंज है वो आवाम के अंदर भी मौजूद है रिलीफ ना मिलने का, और हुकूमत को भी इस बात का एहसास है कि वो लोगों को उस तरह से रिलीफ नहीं दे रही। ये तो बड़ी दुरुस्त बात आपने कही सलमान आबिद साहब। ये एहसास ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इस एहसास के साथ मलबा गिरता है माजी पे, और अब ये बताया जाता है कि लंबा और कठिन सफ़र है, लिहाजा ये वक्त बहुत लगेगा, इसके लिए आपने तैयार रहना है। अमली तौर पर तो अवाम को कुछ नहीं मिल रहा, ना वक्ती रिलीफ और ना लंबे सफ़र। जी देखिए, हुकूमत की सतह पे 3 तरह की प्लानिंग होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक होती है मिड टर्म प्लानिंग, एक होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। अब क्योंकि हुकूमत के पास 2 साल से के करीब अरसा है, तो पूरी कोशिश होगी कि हम एक शॉर्ट टर्म प्लान के साथ जाके लोगों को रिलीफ दे सकें। और अभी 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं, यानी डॉलर जो है वो आपका इस वक्त नीचे आया है और 168 से 152 रुपए के करीब, 51 रुपए के करीब है। फिर आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बूम हुआ है, तो कुछ चीज़ें अभी ग्रो कर रही हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा चैलेंज है इमरान खान की हुकूमत को, वो यही होगा कि वो आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सके, और वो रिलीफ देगी तभी वो इलेक्शन के अंदर जाके आवाम को जस्टिफाई कर सकेगी अपनी हुकूमत को। लेकिन अगर लोगों को रिलीफ नहीं मिलता तो आप जितने मर्जी दावे कर लें अकाउंटेबिलिटी के, बड़ी बड़ी इस्लाहात के, वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होंगी। लोग डिलीवरी चाहते हैं, और कम से कम इस मौके के ऊपर वो ये चाहेंगे कि बिजली की कीमतों में कमी हो, गैस की कीमतों में कमी हो, पेट्रोल की कीमतों में कमी हो, महंगाई में कुछ कमी मिले, और कुछ उनको माशी रिलीफ जो है इकॉनमी के कॉन्टेक्स्ट में वो मिल सके, ताकि लोगों के अंदर ये एहसास हो कि हुकूमत एक दुरुस्त ट्रैक के ऊपर चल रही है। अब ये कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इमरान खान साहब की संजीदगी जाहिर करती है कि वो इन चीज़ों के बारे में तशवीश में मुब्तला हैं कि लोगों को कैसे रिलीफ दिया जा सके। बिल्कुल सही, आपने तफसील से अपनी राय का इजहार किया। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर इस पर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। तारिक मिजाज साहब, आपकी जानिब आऊँगा। कैसे देखते हैं इस वक्त जो वज़ीर आज़म साहब की ये कोशिश है? सवाल ये है कि कितनी फ्रूटफुल होगी, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि असल मामला डिलीवर करने का है, और अगर वो ख़ुद भी वज़ीर आज़म साहब ये मानते हैं कि अब तक डिलीवर नहीं किया, तो किस बेस पर वो आवाम को ये मोटिवेशन दे सकते हैं कि अब भी आप इंतज़ार करें, सब्र करें? क्योंकि इससे ज़्यादा अब आवाम कितना सब्र करें? नहीं, देखिए असलान बात ये है, मैं कल की ट्रांसमिशन में था वज़ीर आज़म की सिलसिले में पीटीवी पे। मैंने उससे पहले भी मैंने देखे प्रोग्राम जिसमें वज़ीर आज़म ने आके लोगों से बराह रास्त बात की है। और दुनिया में भी अगर आप देखें, होता ये है कि जब
हुक्मरान और अवाम के दरमियान एक किसी भी वजह की बुनियाद पर, वजूहात की बुनियाद पर एक खलीज सी पैदा हो जाए या खलीज का तासुर पैदा हो जाए, तो वो जमहूरियत में ना तो नेक शगुन होता है और ना हुक्मरान के लिए पेशरफ्त करने के लिए जगह या स्पेस फराहम करता है। चुनांचे अवाम से राब्ता रखना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं। अवाम का हुकूमत पर एतमाद बहाल होता है और हुकूमत का अवाम से राब्ता हो जाता है, तो एक बाहमी इर्तबात और एतमाद की फिजा पैदा होती है। फिजा जो है, परसेप्शन, ये बहुत ज़रूरी है जमहूरियत में। दूसरी बात यह है कि इमरान जो पैगाम दे रहे थे कल की गुफ्तगू में, वो ये थी कि हम जो कामयाबियां कुछ हासिल कर सके हैं तो हम आवाम तक पहुंचा नहीं सके, और वो बात अपनी जगह दुरुस्त है। बड़े बड़े जो मसाइल हैं, दरामदात में कमी के, करंट डेफिसिट कम करने के, मार्केट के, स्टॉक मार्केट के बेहतर होने के, टेक्सटाइल के, ऑटोमोटिव के, तो मोटी मोटी चीज़ों में बेहतरी हुई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बढ़ने के। लेकिन वो जो बात आप कह रहे हैं वो भी दुरुस्त है कि अब लोग देख रहे हैं कि जो महंगाई है, ये 4-5 मोटी मोटी चीज़ें, इनके मुतालिक क्या वो अपनी हिस्सासियत का अमली मुजाहरा कर सकते हैं वजीर आजम, और इसी का उन्होंने वादा किया है। लेकिन बिल्कुल सही पीरजादा साहब, पॉइंट आ गया सर आपका, बिल्कुल सही है। आपने बड़ा बेहतर अंदाज में बताया कि किस तरह से एक ये कोशिश है कि एक खलीज ना रहे, फासला ना रहे। नसीम सिद्दीकी साहब, फासला भले ना हो अवाम के साथ वजीर आजम का या हुकूमत, लेकिन गुर्बत, अफलास, भूख, ये राब्ता अच्छा है और ये तमाम तर चीज़ें हैं, तो कोई क्या करेगा इनका? अरसलान, देखें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दिल में एक गरीब का दर्द नज़र तो आता है। जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो उन्होंने देखे कि उन्होंने एक फ्री हॉस्पिटल बनाया। मतलब इन चीज़ों से आपका नज़र आता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अभी भी आपने अक्सर देखा है कि वो जो यहाँ पे शेल्टर हाउसेस बनाए हुए हैं, वहाँ पे खुद चले जाते हैं, उनके साथ बैठ के खाना भी खाते हैं। मैंने एक दिन देखा कि जब वो शेल्टर हाउस में सर्दियों में दाखिल हुए तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ हीटर का सही इंतज़ाम है ना, तो आगे देखा कि वाकई वहाँ पर उन्होंने अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जब टेलीविज़न पे आके आप डायरेक्ट अपनी आवाम से बात करते हैं। और कल के प्रोग्राम की मैं आपको खसूसियत बताऊं कि वो रिकॉर्डेड नहीं था, डायरेक्ट कॉल्स आ रही थी, और आपने देखा कि उसमें कट भी नहीं किया, क्योंकि वो अमरीन साहिबा ने उनसे कहा कि अगर इजाज़त हो तो थोड़ा सा घबरा लें, जिसमें इमरान खान साहब मुस्कुराए। तो उनको चीज़ों का डायरेक्ट पता चल रहा है, आवाम की प्रॉब्लम्स का पता चल रहा है। वो नथिया गली की एक रोड थी, किसी ने मियाँ वाली की रोड का जिक्र किया, तो एक तो आवाम को एतमाद होता है कि हमारा वज़ीर आज़म हमारे दरमियान है। दूसरा, वज़ीर आज़म जो एक अपने मुशीरों के झुरमट में घिरे रहते हैं, एडीसी और अपना मिलिट्री सेक्रेटरी, उनको कई चीज़ों का नहीं पता चलता। जब वो इस तरह आवाम से डायरेक्ट बात करते हैं तो उससे उनको काफ़ी चीज़ों का मालूम पड़ता है, और वो जब एक्शन लेते हैं तो उससे दूसरे जो ब्यूरोक्रेसी है उनके भी कान खड़े हो जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब डायरेक्ट अगर हमारी कोई शिकायत पहुँच गई तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन अभी चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कि रमज़ान आने वाला है, ये जो गरा फरोशी है ना, इसके ऊपर काबू करें। आवाम को कुछ नहीं चाहिए। आवाम कहती है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत हैंडसम है, बहुत ईमानदार है, लेकिन वो कहते हैं अब हमारा पेट भी हमारे साथ लगा हुआ है। बिल्कुल, महंगाई पर काबू करना, दीज आर द राइट रीजंस है। महंगाई पर काबू बहुत ज़रूरी है, नहीं होगा तो यकीनन अवाम मुश्किल में आएगी और फिर दीगर मसाइल जन्म लेते हैं। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।